हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, सेट नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं गाइस। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, आपको जैसे कि पता है कि जेकेपी एसआई का एग्ज़ाम है 27 मार्च को। तो अभी तक फ़िलहाल तो कोई नोटिफिकेशन इनकी तरफ से नहीं आया जेके एसएसबी की। तो जल्द ही आपको 20 से पहले पहले ये चीज़ इन्फॉर्म हो जाएगी कब आपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं और कब इसका एग्ज़ाम एक्चुअल में होगा। ठीक है, तो जैसा कि पता है आपको 16 को इलेक्शन असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, उनका भी आया है नोटिफिकेशन। तो इस वीडियो में आज हम करेंगे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़, जो कि आपका टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट होगा। तो इसमें आज टोटल मैं अगर बात करूँ तो 20 एमसीक्यूज़ हैं और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। अगर आपने इससे पहले सेट 1 नहीं दिया तो उसको उसमें जिसमें हमने मिसलिनियस टॉपिक रखे थे तो उसको आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के हैंडल है हमारे, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का लिंक भी, और सारे के सारे जितने भी लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसका जेकेपीएसआई की जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो सेट नंबर 1 को ज़रूर वॉच कर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकॉनमी आज हमारा टॉपिक है और इसमें पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कशन करेंगे। तो जेके एसएसबी पटवारी का जो एग्ज़ाम है उनके एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ये भी एक टॉपिक बनता है इंडियन इकॉनमी का। तो टॉपिक वाइज है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। ठीक है, और लेवल कैसा है, क्वेश्चन हमारी तरफ से हमने खुद सेट किए हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि 15 तक हमने कर लिए थे। अब हमारा जो एक नया है सिस्टम, एक नया सिस्टम से हमने जो शुरू किया है कि एक ही टॉपिक पे फोकस रखा जाए, उसी हिसाब से हमने इन चीज़ों को किया। तो जल्दी से बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट द कॉज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का कॉज क्या नहीं है। पॉवर्टी क्या होती है कि आपको पता है, जिसमें हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल्स नहीं हो पाती हैं, दैट इज़ पॉवर्टी। ओके, और बताइए इनमें से कौन सा है जो एक ऐसा कारण है जो अन पॉवर्टी का नहीं है। क्या वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है? देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी एक कारण है। चाइल्ड मैरिज, बिल्कुल ये भी एक हमारा कॉसेस है पॉवर्टी का। पॉपुलेशन ग्रोथ, बिल्कुल सही है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, नो, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इज़ नॉट द कॉज ऑफ। ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हम पॉवर्टी को एडिक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। दैट इज़ द सोल्यूशंस ऑफ हाउ टू रिमूव पॉवर्टी। ओके, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के थ्रू हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, पॉवर्टी बहुत सारे 2-3 टाइप की होती है। मैं आपको बता दूं, जनरेशन्स होती है, सीजनल होती है, आपकी रूरल अर्बन पॉवर्टी होती है, रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट होती है। दिस इज़ द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगर मैं देखूं तो पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड्स द पीपल ऑफ ए रीजन एज पोर एंड नॉन पोर। पॉवर्टी लाइन एक ऐसी है जो कि रेफर करती है, कट ऑफ पॉइंट को बताती है कि कोई रीजन पोर है कि नॉन पोर है। द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज कास्ट एज अ मेयर ऑफ। क्या जो पॉवर्टी लाइन कंसेप्ट है वो क्या मेयर करता है? क्या आपका रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं, पॉवर्टी गैप, एब्सोल्यूट पॉवर्टी? देखिए, पॉवर्टी जो गैप रहता है ये तो नहीं है। रिलेटिव जो पॉवर्टी रहती है ये एक आपकी पॉवर्टी लाइन बताती है। तो इसका आंसर जो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, पॉवर्टी लाइन जैसे कि मैंने बोल दिया कि यहाँ पे 400 है। ठीक है, एग्जांपल ले लो कि जिसके पास 400 रुपीज़ है वो मिड है किसके, पॉवर्टी, मतलब कि वो पॉवर्टी के मीडियम में है। ठीक है, अगर किसी के पास 500 रुपया होगा वो आपका एपीएल हो जाएगा। ठीक है, एपीएल, और इसके पास 300 होगा वो बीपीएल हो जाएगा। एग्जांपल दे रहा हूँ कि लाइन बढ़ा रहा हूँ, पॉवर्टी लाइन होती क्या है। अगर इस लाइन से ऊपर होगा वो अबव पॉवर्टी लाइन होगा, जो बिलो होगा वो बिलो पॉवर्टी लाइन होगा। तो मिड में दिस इज़ द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अंडर रिलेटिव पॉवर्टी। ओके, एब्सोल्यूट में हम जो करते हैं वो आपको पता है, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे करेंगे कि अगर यहाँ पे 450 वाला होता तो हम, बेशक तो ये तो एपीएल है ना, क्योंकि 400 के अबव है, 450 वाला, 50 वाला, 500 वाला। तो दोस्तों अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये जो हमारा 450 वाला है ये आपका पोर होगा इन कंपैरिजन टू 500। ओके, दिस इज द कंपैरिजन। ओके, अंडर द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ओके, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉवर्टी इज आफ्टर मैयर यूजिंग द। पॉवर्टी जो होती है वो आफ्टर हम मैयर करते हैं उसको किस के थ्रू? लैफर कर्व के थ्रू, लॉरेंस कर्व के थ्रू, कुजनेट कर्व के थ्रू, या फिलिप कर्व के थ्रू? तो बताइए ज़रा इसका आंसर है। किसी को पता है तो वो आपका लाइव चैट में बता सकता है। तो लैफर जो कर्व होता है ये तो इसके अंडर नहीं आता, तो इसका जो राइट ऑप्शन वो आपका लॉरेंस कर्व हो जाएगा। लॉरेंस कर्व अगर मैं बात करूँ इस तरह से, ठीक है, और ये कर्व जो एक लाइन्स होती है आपकी, ये 45 डिग्री होती है। ठीक है,
और ये कुछ इस तरह से कर्व बनाता है आपका, जिसको हम लॉरेंस कर्व करते हैं, जो कि मेजर करता है आपका पॉवर्टी को, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका गिनी कोफिशिएंट्स। गिनी कोफिशिएंट्स जो होता है कि जो आपका न्यूमेरिकली मेजर करता है इन चीज़ों को। ग्राफिकली तो आपने देख लिया, जो कि नंबर्स में आपको करता है, जैसे 10 इसके अंडर में आ रहा है क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं गिनी कोफिशिएंट। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की अंडर विच कमेटी कंस्ट्रक्ट ए पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच कमेटी कंस्ट्रक्टेड ए पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एंड रिलेटेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि पहली जो कमेटी आई बाई के अलग की, ये आपकी 1979 में आई थी। इस कमेटी के तहत इन्होंने बोला था कि रूरल में जो रहने वाले पीपल हैं उनके लिए उन्होंने कैलोरीज के रिलेटेड इन्होंने बात की थी कि जो रूरल में लोग हैं उनको 2400 कैलोरीज पर डे की लेनी चाहिए, और जो अर्बन में है 2100 लेनी चाहिए। अर्बन में इतनी कम क्यों? क्योंकि जो रूरल के एरियाज थे वो काम ज़्यादा करते थे, एग्रीकल्चर उनका वर्क था इसलिए, और रूरल में जो कि कम काम था तो इसलिए उनके लिए कैलोरीज कम थी। ये जो कैलोरीज के रिलेटेड बात की इन्होंने वाई के अलग द्वारा की गई थी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी कमेटीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पॉवर्टी लाइन शुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट, मेंशन इन विच फॉलोइंग कमेटी। पॉवर्टी जो लाइन होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए हर एक स्टेट में। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इनका कहने का मतलब ये था, किसकी कमेटी थी, मैं वाले को, पॉवर्टी लाइन शुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट। क्यों? जैसे एग्जांपल मान लो कि हमारा JNK का, ठीक है, हमारा JNK में आपको पता है कि 75% जो सैफरन की कल्टीवेशन है हमारे JNK से है, तो इसलिए अब हिमाचल प्रदेश के साथ अगर कंपैरिजन करें या फिर यूपी से करें तो इनका अलग अलग मिनरल्स की जो अलग अलग प्रोडक्शन है, ठीक है। जैसे हमारे JNK में सफ़ायर भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, सफ़ायर, वालनट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, यहाँ से आपको एप्पल तक यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हिमाचल में एप्पल मिलेगा, उत्तर प्रदेश में आपको एप्पल मिलेगा। तो ये चीज़ें मैटर करती है कि हर एक स्टेट में अलग अलग एक पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए। उन्होंने किस में मेंशन किया? क्योंकि हिमाचल प्रदेश थोड़ी अपना सफ़ायर या फिर सैफरन प्रोड्यूस करेगा, वो जो पैसा ये कमा रहा है वो ये थोड़ी कमाएगा, तो इसलिए इन्होंने कंपैरिजन रखा। उन्होंने बोला कि डिफरेंट लाइन होनी चाहिए पॉवर्टी की डिफरेंट स्टेट में, क्योंकि वहाँ की जो प्रोडक्शन है वो अलग है, ठीक है। तो ये किसने बोला था? जो भी बच्चे लकड़ा वाला कमेटी के बारे में बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पॉवर्टी बेस्ड ऑन अकरेंस ऑफ एन एडवर्स इवेंट लाइक इन्वायरमेंट। कहने का मतलब कि जो पॉवर्टी किस अकरेंस पे बेस्ड है, जो कि एडवर्स इवेंट, इन्वायरमेंटल डिजास्टर हो रहे हैं, जॉबलेस हो गए बच्चे, स्ट्रेस, हेल्थ का स्ट्रेस प्रॉब्लम बहुत सारी, ये कौन सी पॉवर्टी के अंदर आता है? रिलेटिव पॉवर्टी क्या आता है, रूरल पॉवर्टी, सिचुएशन या फिर जनरेशन, ठीक है। जनरेशन पॉवर्टी वो होती है कि जो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चल रही हो, ठीक है, मतलब गरीबी की रेखा में पढ़ लें, गरीब ही चाहिए। मैं आपको बात बता दूं कि अगर हम पैदा किसी गरीब घर में होते हैं ना, तो ये हमारी गलती नहीं होती। अगर हम मरते गरीब है ना, तो ये हमारी गलती होती है, ठीक है, क्योंकि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। तो उसके बाद ये जो बात कर रहे हैं ये सिचुएशनल की है, जो कि एक टेम्पररी पॉवर्टी होती है, ठीक। अब आपको देख लो कि जैसे आपकी यूक्रेन में, यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई लगी है, वार चल रही है, ठीक है, यूक्रेन और रशिया की, तो कितने सारे मतलब कि यहाँ पे इन चीज़ का लोग जॉबलेस हो गए, कुछ सिचुएशनल आ गए, डिजास्टर, मतलब कि एक हिसाब से वार की वजह से भी, थ्रेट की वजह से भी हुआ ना ये सब कुछ। तो वहाँ पे भी एक सिचुएशनल क्रिएट हो गई है, सिचुएशनल पॉवर्टी क्रिएट हो गई है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद विच अथॉरिटी इशू द पॉवर्टी एस्टीमेट। कौन जो है कि पॉवर्टी का एस्टीमेट इशू करता है? नीति आयोग करता है, प्लानिंग कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर ट्राई? ट्राई क्यों करेगा? ट्राई नहीं करेगा, रिजर्व बैंक नहीं करेगा। प्लानिंग कमीशन को एक्सचेंज कर दिया नीति आयोग से, तो करेगा आपको नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग, ये प्लानिंग कमीशन कब से कब तक चला? 1950 से 2040 तक। इसी के अंडर हमारे 5 ईयर प्लान भी आते हैं। 5 ईयर प्लान मैंने पढ़ाए हैं बच्चों को, जो इंडियन इकॉनमी सर्च करो, हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे देखो, तो उसमें मैंने MCQs करवाए हैं प्लानिंग कमीशन के रिलेटेड, ठीक है। नीति जो आयोग है ये करता है, और इसके जो हेड होते हैं मैं आपको बता दूं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSSO? NSSO की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिस्टम सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन? बताइए ज़रा क्या है इसकी फुल फॉर्म। सिंपल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन ये तो नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन वो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, NSSO। उसके बाद आता है कि विच प्लान गिव द इम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। कौन सा प्लान था जिसने इम्फेसिस दिया कि पॉवर्टी को ख़त्म करो,
गरीबी हटाओ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बात की, 6th 5th या 2nd, तो ये की गई थी आपकी 5th 5 ईयर प्लान में। और किसके अंडर था ये प्लान, वो कमेंट करें। उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ए सिचुएशन वेयर वी हैव पीपल हुज लीव इनकम इज़ नॉट सफिशिएंट टू मीट द मिनिमम कंजप्शन कंसिडर है। कौन सी ये पॉवर्टी होगी यहाँ पे पीपल सर्वाइव कर रहे हैं बट लेवल ऑफ इनकम इज़ नॉट सफिशिएंट, वो उसके लिए सफिशिएंट लेवल नहीं है। तो मीट द मिनिमम कंजप्शन इज कंसिडर्ड एज रिलेटिव पॉवर्टी। ओके, इसको हम रिलेटिव पॉवर्टी बोलेंगे। उसके बाद आता है कि नेचर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर इन इंडिया। नेचर है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में है एग्रीकल्चर में, वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल है, डिस्गाइज्ड है, बोथ है। देखिए सीजन और डिस्गाइज्ड ये दोनों फॉल करती हैं आपकी अनएम्प्लॉयमेंट में, जो कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, ठीक है। और एजुकेटेड और एक आती है आपकी इंडस्ट्रीज़, ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये आपकी करती है अर्बन वाली। तो ये इसका दोनों बहुत ऑप्शन था। विच वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन इंडिया एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सी है जो कॉमन है, सीजनल है, डिस्गाइज्ड है, या फिर स्ट्रक्चरल है, या फ्रिक्शनल है। तो दोस्तों ये जो बड़ी ज़्यादा कॉमन है, आपको तो पता है कि ये दो हैं, सीजन और डिस्गाइज्ड। पर जो डिस्गाइज्ड है ना, सॉरी सीजनल है ना, सीजनल का मतलब होता है कि जैसे अभी वीट है, ठीक है, अभी वीट लगाई गई है, वीट की जब हार्वेस्टिंग होगी पैसा आएगा, फिर उसके बाद जब मानसून का वेट करेंगे फसल लगाने के लिए, वो जो पीरियड बीच में रहेगा उसको हम सीजनल बोलेंगे, ठीक है। कॉमन है सीजनल। विच ऑफ द फ्लोइंग अनएम्प्लॉयमेंट कम्स अंडर द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए इनमें से कौन सी ऐसी जो अनएम्प्लॉयमेंट है। वॉलेंटरी, वॉलेंटरी वो होती है जब मैंने आपको बोला था कि जॉब है पर जॉब करने वाला सेटिस्फाई नहीं है, वो नहीं करता, वो काम नहीं करना चाहता, विलिंग नहीं है उसके लिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डिस्गाइज्ड मैंने आपको बोल दिया कि जहाँ पे 2 पर्सन है, जहाँ पे 2 पर्सन मैंने खेत में लगाए हैं, तो मुझे वो 5 क्विंटल राइस निकाल के दे रहे हैं, फिर मैं इसमें 2 और लगा देता हूँ, तब भी मेरी प्रोडक्शन जो है 0 ही है, मतलब कि 5 क्विंटल ही है, मतलब कि मार्जिनल नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा, तो वो होती है डिस्गाइज्ड। तो ये जो आपकी आती है, फिर उसके बाद आती है जो कि स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट वो होती है जिसमें हम इंटेंसिव का यूज़ करते हैं, मशीनों का यूज़ करके, बाकी जो हमें मिलती है वैसे। फ्रिक्शनल जो होती है वो इसी के अंडर आती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड की। फ्रिक्शनल होती है कि जैसे कि अभी हम किसी के पास जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे वो किया, रिज़ाइन दे दिया कि मुझे जॉब नहीं करनी, तो मुझे 10 दिन लग गए दूसरी जॉब ढूंढने में, ठीक है। ये जो 10 दिन का पीरियड होगा इसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील स्कीम लॉन्च्ड इन विच ईयर। मिड डे मील जो स्कीम थी लॉन्च किस ईयर में की गई थी। 2000 में की थी, 1995 में, 1997 में, या 2003 में। तो ये की गई थी आपकी 1995 में, ठीक है। गाइस लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। उसके बाद आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट पर्सनस आर ओनली रेफरिंग दोस एज ग्रुप। अनएम्प्लॉयड पर्सन उसी को माना जाएगा जो इस एज के अंडर होगा। क्या 14 to 59 होगा, 50 to 59 होगा, 10 to 30 होगा, 18 to 43 होगा। 18 to 43 जो होता है, जो आपके फॉर्म लगते हैं उसके लिए, तो जो एज है 50 to 59 की जो एज होगी वो मानी जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन की, मतलब इस एज में रेफ़र करेगा। आपको पता है कि टोटल पॉपुलेशन हम ले लेते हैं, टोटल पॉपुलेशन हमने अज्यूम कर ली, हाँ भाई इंडिया की पॉपुलेशन अभी मान लो कि 1 करोड़ 30 लाख है, सॉरी 130 करोड़ है, ठीक है, 130 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। अब इसमें हमारे बच्चे भी तो आते हैं जो कि 50 बिलो एज के हैं, अब इसमें हमारे 60 प्लस एज के भी तो आते हैं, तो कैसे कह सकते हैं, ठीक है ना, इसमें हम इस चीज़ को ऐड नहीं कर सकते। अब एक होती है आपकी टोटल पॉपुलेशन, एक होती है आपकी लेबर फोर्स, एक होती है आपकी वर्क फोर्स, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकलती है, अनएम्प्लॉयमेंट का अगर आपसे पूछा जाए, अनएम्प्लॉयमेंट निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, ठीक है। वर्क फोर्स, लेबर फोर्स मैंने मान लिया कि चलो लेबर फोर्स होगी, जैसे आप सभी बच्चे हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, अभी जॉब ढूंढ रहे हो, आपकी तादाद है 10,000, ठीक है। जो JKSSB ने मतलब कि जो जॉब पे कर रहे हैं वो होगी आपकी वर्क फोर्स, उनकी वो कितनी है, वो है अभी तक इन कंपैरिजन अगर मैं बात करूँ वो है 5,000। 5,000 बच्चा जॉब पे चला गया है और 10,000 अभी जॉब ढूंढ रहा है, तो इसको माइनस करेंगे, जो 5,000 आएगा वो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होगी।
अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। होप सो ये आपको समझ आ रहा हो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ समझ आ रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट द कॉज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जो कि कारण नहीं बन रहा है कि इंक्रीजिंग हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट? लेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी ऑफ लेबर, या लेस सेविंग इन्वेस्टमेंट। लेस सेविंग इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ये एक काज है, एक कारण है हमने एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। मोबिलिटी लेबर की ये भी एक काज है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिल रहा है तो फिर कौन सी ये कारण है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक मेजर कारण है। अब इन चीज़ों को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इतना आपको पता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे बोरिंग होंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप्स सजेस्ट टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट पावर प्रॉब्लम। इनमें से कौन सा स्टेप को हम लेके अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं? हाई रेट ऑफ कैपिटल फार्मेशन, बिल्कुल हाई रेट हम कैपिटल फार्मेशन रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा प्रॉपर होगा जिसके थ्रू हमारी अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो सकती है। कॉपरेटिव इंडस्ट्री, बिल्कुल कॉपरेट करना है इंडस्ट्रीज़ को। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो ऑल ऑफ द राइट ऑप्शन। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बोला को कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ ज़ीरो। जैसे मैंने आपको बोला कि 2 बंदे लगाए हैं, 5 क्विंटल मुझे राइस दे रहे हैं, मैंने 4 लगा दिए, 2 की बजाय एडिशनल 2 कर दिए, पर जो मुझे एडिशनल था वो मेरा ज़ीरो आ रहा है, तो राइट ऑप्शन इज़ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ ज़ीरो। ओके, होप सो ये चीज़ें आपको समझ आ रही हो। द पीरियड इज़ ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन बट फॉलिंग आउटपुट एंड राइजिंग एम्प्लॉयमेंट इज़ कॉल्ड। देखिए, बोल रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी प्रोडक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, किसी छोटी चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं मार्केट में, तो जिसके थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, तो वो कौन सी इन्फ्लेशन होती है? रिसेशंस होती है, डिसइन्फेक्शन होती है, डिप्रेशन होते हैं, या स्टैगफ्लेशन होती है? तो ये होती है आपकी ऑप्शन डी, स्टैगफ्लेशन, जो कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट दिखाती है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि गिनी कोएफिशिएंट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि गिनी कोएफिशिएंट जो है उसको मैयर क्या करता है? इन्फ्लेशन को मैयर करता है, एम्प्लॉयमेंट को करता है, इनकम इनक्वालिटी को, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को? तो ये आपका करता है नॉट अनएम्प्लॉयमेंट को, ये कहता है इकोनॉमिक इनकम इनक्वालिटी को, ठीक है, याद रखना। लॉरेंस कर्व और ये जो आपका गिनी कोएफिशिएंट, ठीक है, नंबर के थ्रू करेगा। जैसे मैंने बोला 0 to 400 जो का नीड होगा, ठीक है, सॉरी 300 टू, जो 300 बिलो होगा वो आपका बीपीएल में आएगा, ठीक है, और जो 400 अबव होगा वो आपका एपीएल के अंडर आएगा। तो इस मेथड के थ्रू, मतलब इस फॉर्म में हम गिनी कोएफिशिएंट के साथ मेजर करते हैं पॉवर्टी को। ओके, तो लेक्चर अच्छा लगा लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं ज़रूर आपको, रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर लाएंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें।